28 जून 1914 एक 19 साल का स्कूल में पढ़ने वाला स्टूडेंट ऑस्ट्रियो हंगेरियन के प्रिंस को गोली मार देता है और इस एक एक्सीडेंट की वजह से जंग स्टार्ट हो जाती है। एक ऐसी जंग जो 4 साल तक चलता है, जिसमें 2 करोड़ से ज्यादा लोगों की जानें जाती है। एक ऐसी वार जिसमें कई एंशिएंट एम्पायर खत्म हो जाती है। एक ऐसी वार जो बहुत सारे कॉन्टिनेंट और कंट्रीज में लड़ी जाती है। आज के दिन हम इस वार को वर्ल्ड वॉर 1 के नाम से जानते हैं। सुनने में बहुत अजीब नहीं लग रहा कि इस एक एक्सीडेंट की वजह से दुनिया में वर्ल्ड वॉर 1 होगा। रियलिटी इतनी सिंपल नहीं है दोस्तों। आइए आज की इस वीडियो में वर्ल्ड वॉर 1 को समझते हैं। Mr. Vice President, The Kaiser's eldest son, who commanded the Fifth Army, had other ideas. 140,000 men were assembling for the attack. Entire villages behind the lines were evacuated to make room for them. For 3 hours, the German heavy guns ranged on Verdun itself. At 7 in the morning, the bombardment switched to the French lines. साल 1914 में यूरोप का नक्शा ऐसे था। बीच में ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर जो आज के दिन में ऑस्ट्रिया और हंगरी कंट्री से काफी ज्यादा बड़ा था। जर्मनी एम्पायर भी आज के दिन जर्मनी से कहीं ज्यादा बड़ा था। पोलैंड जैसे कोई कंट्री नहीं थी। रशिया में रशियन एम्पायर, तुर्की में ऑटोमन एम्पायर, इसके अलावा यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस भी थे। अब ज्यादा इंटरेस्टिंग बात यह है कि ज्यादातर यूरोपियन कंट्रीज में मोनार्की सिस्टम था, यानी कि राजा और महाराजा रहते थे वहाँ पर। अब ईस्टर्न यूरोप में कुछ कंट्रीज है जैसे सर्बिया, बोस्निया, रोमानिया एंड बुल्गारिया। इन्हें बाल्कन कंट्रीज कहते हैं। याद रखना ये हमारी स्टोरी में काफी इम्पोर्टेंट है। अब अपनी स्टोरी को स्टार्ट करते हैं 1878 से। रशियन एम्पायर और ऑटोमन एम्पायर के बीच में एक जंग हुई थी। रशियन एम्पायर हेल्प कर रहा था इन बाल्कन कंट्रीज से ऑटोमन एम्पायर से अलग होने में। इस जंग के कंक्लूजन में 1878 में एक ट्रीटी ऑफ बर्लिन साइन की गई। इस ट्रीटी के मुताबिक ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर को हक दिया गया था कि बोस्निया और हेर्जेगोविना का जो रीजन है उसको ये एडमिनिस्टर कर सकता है टेम्पररी, लेकिन ऑफिशियली ये पार्ट रहेगा ऑटोमन एम्पायर की। अक्टूबर 1908 में ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर ने बोस्निया और हेर्जेगोविना को इन्वेड कर लिया। बोस्निया और हेर्जेगोविना 400 साल तक ऑटोमन एम्पायर के अंडर रहे, लेकिन आज़ादी मिलने की जगह एक और एम्पायर ने आकर उसको कैप्चर कर लिया। जो बोस्निया के लोग थे वो इस बात पर काफी गुस्सा थे क्योंकि वो आज़ाद होना चाहते थे। उनके नेबर कंट्री सर्बिया में भी लोग काफी गुस्सा थे ये हालात देखकर। अब इस कंट्री पर कब्जा करने से पहले ऑस्ट्रो हंगेरियन के फॉरेन मिनिस्टर ने ऑलरेडी रशियन फॉरेन मिनिस्टर से बात कर ली थी कि रशियन एम्पायर इस पर कोई ऑब्जेक्शन ना करे, और रशिया ने ये बात मान भी लिया था क्योंकि रशिया को रिटर्न में कुछ और चाहिए था। इस नक्शे को देखिए, ये है ब्लैक सी और इसके नीचे है सी ऑफ मरमारा। बीच में ये स्ट्रेट ऑफ बोस्फोरस गुजरता है जो इस्तांबुल को 2 हिस्सों में डिवाइड करता है। अब ये पार्ट ऑटोमन एम्पायर के पास था और रशियन एम्पायर इससे छीनना चाहता था, लेकिन यहाँ एक प्रॉब्लम थी। प्रॉब्लम ये थी कि रशिया में बहुत सारे लोगों ने प्रोटेस्ट स्टार्ट की कि कैसे हम एग्री कर सकते हैं कि ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर बोस्निया के ऊपर कब्जा जमा ले। रशियन एम्पायर ऑलरेडी कमज़ोर हो चुका था, उसे अपने लोगों की सुननी पड़ी। तो इस सीक्रेट एग्रीमेंट के बावजूद भी रशियन फॉरेन मिनिस्टर ने सर्बिया को सपोर्ट करना शुरू कर दिया। साल था 1909। अब ऑस्ट्रियन हंगेरियन एम्पायर जर्मनी से पूछता है, अगर हमने सर्बिया कंट्री पर कब्जा जमा लिया और रशियन एम्पायर बीच में टांग लड़ाने आया तो क्या तुम मेरी मदद करोगे? जर्मनी कहता है कि हम तो बहुत पुराने दोस्त हैं, बिल्कुल मदद करेंगे। अब दूसरी तरफ रशिया फ्रांस से पूछता है कि देखो, ऑस्ट्रो हंगेरियन ने पहले बोस्निया के ऊपर कब्जा किया और अब वो जर्मनी के साथ मिलकर सर्बिया कंट्री पर भी कब्जा जमाना चाहते हैं। ऐसे करते हैं कि हम दोनों साथ मिलकर फाइट करते हैं उन दोनों के अगेंस्ट। लेकिन फ्रांस कहते हैं कि मुझे क्या लेना देना बोस्निया से, मुझे इंटरफेयर नहीं करना है इनमें। तो फ्रांस के मना करने पर रशिया अब चुपचाप बैठ जाता है। तो अभी के लिए वॉर का खतरा थम जाता है, लेकिन उसके बाद आता है एसेसिनेशन। असल में बोस्निया के ऊपर कब्जा किया गया तो बोस्निया के लोग तो चुप नहीं बैठेंगे। एक नए रेवोल्यूशन का आगाज होता है बोस्निया में, जिसे कहा जाता है यंग बोस्निया। ये एक स्टूडेंट रिवोल्यूशनरी ग्रुप है। सर्बियन लोग इनकी मदद करने लगता है। इनका पर्पस है मुल्क को आज़ाद करना और सर्बिया के साथ यूनाइट होना। 28 जून 1914 को ऑस्ट्रो हंगेरियन के जो प्रिंस है फर्डिनांड, वो अपनी वाइफ सोफी के साथ बोस्निया के एनेक्स टेरिटरी में सफर करने जाते हैं। 6 बोस्नियन रेवोल्यूशनरीज ने प्लान बनाया उनको मारने के लिए। सुबह के करीब 10 बजे एक रेवोल्यूशनरी जिनका नाम था केबरिनोविक एक बॉम्ब फेंकता है फर्डिनांड की गाड़ी के पास, लेकिन ये बॉम्ब गाड़ी से दूर ब्लास्ट हो जाता है। फर्डिनांड बचकर भाग निकलते हैं। इसने जिस मीटिंग में जाना होता है उस मीटिंग को कैंसिल कर देता है और हॉस्पिटल जाने की सोचता है जो लोग इंजर्ड हुए हैं उनसे मिलने के लिए।
हॉस्पिटल जाते हुए उनकी गाड़ी गलती से एक गलत टर्न ले लेता है। जब ये गाड़ी मोड़ने लगता है वापस सही जाने के लिए, वहाँ 19 साल के स्कूल का स्टूडेंट गवरीलो प्रिंसिप गोली चला देता है फर्डिनांड और उसकी वाइफ सोफी पर, और उधर ही कत्ल कर देता है उन सबको। ऑस्ट्रो हंगेरियन के महाराजा इस एक्सीडेंट को देखकर गुस्सा हो जाते हैं और गुस्से में आकर जंग छिड़ देता है सर्बिया के खिलाफ। ये देख के रशिया पहुंच जाता है सर्बिया को बचाने। जर्मनी देखता है कि रशिया अब ऑस्ट्रियन हंगेरियन एम्पायर के खिलाफ जा रहा है, तो जर्मनी पहुंचता है ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर को बचाने। इस बार फ्रांस भी पीछे नहीं रहता, वो भी पहुंच जाता है रशिया और सर्बिया को बचाने। अब ऑटोमन एम्पायर की दुश्मनी थी रशिया के साथ, तो ऑटोमन एम्पायर पहुंच जाता है ऑस्ट्रो हंगेरियन के सपोर्ट में। यहाँ यूनाइटेड किंगडम की भी इन्वॉल्वमेंट हो जाती है, क्योंकि रशिया, फ्रांस और ब्रिटेन के अलायंस ट्रीटी थी, और इस तरह से एक बहुत बड़ी जंग होती है। बाद में यूएसए और जापान जैसे कंट्रीज भी जुड़ जाते हैं ब्रिटेन और फ्रांस को सपोर्ट करने। और ऑब्वियसली जिन कंट्री पर ब्रिटिश का राज था, जैसे इंडिया, वो कंट्रीज भी इन्वॉल्व हो जाती है इस जंग में, क्योंकि ब्रिटिश को सोल्जर की ज़रूरत थी। तो बहुत सारे इंडियंस भी जाते हैं इस जंग में ब्रिटेन के बिहाफ पर। तो इस तरीके से स्टार्ट हो जाता है वर्ल्ड वॉर 1। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हम आपके लिए लाते रहेंगे। और इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तब तक अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।